हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं आपका साइंस एंड मैथ्स जोन में। और आज का जो टॉपिक है वो भौतिकी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और आज के इन 25 प्रश्नों में वे प्रश्न विशेष रूप से लिए गए हैं जो हाल ही के दिनों में मैंने पढ़ाया है, जैसे उत्प्लावन बल, लिफ्ट की गति पर आधारित प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण के त्वरण पर आधारित प्रश्न, झूले की गति, लोलक से आधारित प्रश्न और भूस्थिर उपग्रह। तो इन सभी चैप्टर्स को मैं पहले पढ़ा दिया है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी पर चली आएगी, चंद्रमा पर चली जाएगी, पृथ्वी पर ही गिरेगी, पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। तो ध्यान दीजिएगा, तो हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। सपोज करते हैं कि यह पृथ्वी है और पृथ्वी से लगभग 36 किलोमीटर दूर, 36,000 किलोमीटर दूर, 36,000 किलोमीटर दूरी पर भूस्थिर उपग्रहों को रखा जाता है और ये पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। ये क्या करते हैं? पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ ध्यान देंगे हम कि अगर इस उपग्रह में से किसी गेंद को बाहर छोड़ा जाएगा तो ये इस उपग्रह के साथ ही चक्कर लगाने लगेगा, इस उपग्रह के साथ ही चक्कर लगाने लगेगा। तो हमारा सही आंसर होगा पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। तो हमारा सही आंसर होगा डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? तो ऑप्शन है सड़क, बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है, जब हम अपने पैरों से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो सही आंसर हमारा होगा कि हम जब चलते हैं तो घर्षण बल का एक प्रयोग होता है वहाँ पर। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसलिए हम बर्फ पर फिसल जाते हैं, चल नहीं पाएंगे, जबकि सड़क पर चल पाते हैं, क्योंकि सड़क पर ज़्यादा घर्षण होता है और बर्फ पर कम घर्षण होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? तो देखिए यहाँ पर मूल रूप से घनत्व पर निर्भर करता है। यह बात आपको पिछले टॉपिक्स में जो मैंने पढ़ाया है तो उसमें बताया गया है कि जिसका घनत्व कम होगा वो ऊपर होगा, जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो नीचे होगा। ठीक है, तो यहाँ 4 ऑप्शन को देख लेते हैं। लोहे की पारे में रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण, तो ये नहीं होगा। लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम, ये भी नहीं होगा। अधिकतर लोग यही आंसर मार देंगे, लेकिन ये गलत है। लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम है, ये सही जवाब है। लोहे का घनत्व पानी से तो अधिक है लेकिन पारा से कम है। तो पारा से कम है लोहे का घनत्व, इसलिए पारे में तैरेगा, और पानी से अधिक है इसलिए पानी में डूब जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं हम। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, यह ह्रास कितना होता है? तो ध्यान देंगे कि सपोज करते हैं, आप इस पॉइंट को समझिए, यहाँ पे जल है, ठीक है, और इसमें हमने कोई वस्तु को डाला है, ठीक, तो इतना दूर का जो जल है उसको यह वस्तु क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। ठीक है, तो जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास जो होता है वह उसके द्वारा हटाए गए जल के बराबर होगा। मतलब इतना जल इसने इस वस्तु ने हटा दिया है तो इतना जल का जो भार था उतने भार में कमी आ जाएगी इस वस्तु में। तो विस्थापित पानी के भार के बराबर, विस्थापित पानी के भार से कम, विस्थापित पानी के भार से अधिक, विस्थापित पानी के भार से संबंधित नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा विस्थापित पानी के भार के बराबर। ठीक है दोस्तों, इस कंसेप्ट को बेहतर तरीके से समझने के लिए आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं और मैं लिंक में भी, मतलब डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि बर्फ पानी में तैरती है किंतु अल्कोहल में डूब जाती है। तो यहाँ भी घनत्व वाली बात है। ठीक है, कि ऑप्शन ए, पानी अल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है, तो ये नहीं होगा। बर्फ पानी के जमने से बनती है, तो ये कोई कारण नहीं हुआ। बर्फ ठोस है जबकि द्रव है, नहीं। बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। तो पानी से हल्की है इसलिए पानी में तैरेगी, और अल्कोहल से भारी है इसलिए अल्कोहल में डूब जाएगी। तो ये हमारा सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न संख्या 6, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो आपको पता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व क्या होता है? अधिकतम होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? तो मैंने पहले ही बताया है कि वायुमंडल में बादल इसलिए तैर पाते हैं क्योंकि वायुमंडल का जो घनत्व है, ठीक, वो बादल से अधिक है। बादल का घनत्व निम्न होता है, तो निम्न घनत्व के कारण ही ये वायुमंडल में तैरते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि, तो देखिए आपको कॉन्सेप्ट में पढ़ाया गया है कि जैसे जैसे गहराई बढ़ती है, गहराई के साथ द्रव का दाब जो है गहराई के समानुपाती होता है। मतलब कि गहराई बढ़ेगी तो दाब भी बढ़ेगा। तो अगर बांध जो है, बांध हम अगर एक ही लंबाई के बनाए, मतलब कि जितना चौड़ा ऊपर उतना ही चौड़ा नीचे, तो दाब के कारण ये क्या होगा? गिर जाएगा। लेकिन अगर नीचे का भाग चौड़ा बनाया जाएगा, ठीक है, तो इस दाब का ज़्यादा प्रभाव बांध पे नहीं पड़ेगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा कि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो देखिए साइकिल चलाने वाला जब मुड़ता है तो जिस ओर मुड़ना होता है उसी ओर हल्का सा झुकता है। उसका मुख्य कारण क्या होता है? तो साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए, वरना साइकिल फिसल जाएगी। वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और उसे गिरने से बचाएगा। तो हमारा सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है, ठीक है, तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग होता है? अपकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल, तो अपकेंद्रीकरण के कारण। तो अपकेंद्री बल हो जाएगा आंसर। इसके और ऑप्शन नीचे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। कहता है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, तो याद रखेंगे कि दूध का मंथन या दूध से क्रीम अलग करना, वॉशिंग मशीन की क्रियाविधि, ये सब क्या किस पर आधारित होता है? अपकेंद्रण पर या अपकेंद्री बल कार्य करता है वहाँ। तो अपकेंद्रण आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? यह पृथ्वी निकट है? तो बिल्कुल नहीं, पृथ्वी के निकट है या नहीं इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है? तो नहीं। यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है? तो इस कारण से भी वायुमंडल का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस पर गैस परमाणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। तो ये सही जवाब होगा। देखिए चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतना कम होता है कि वो गैस के कणों को अपनी ओर खींच नहीं सकता है। तो गैस के कणों को वह अपनी ओर खींच नहीं सकता, अतः उस पर वायुमंडल नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, 2 घंटे बाद लौट आएगा, 24 घंटे बाद लौट आएगा, कुछ निश्चित नहीं है। तो यहाँ सही आंसर होगा कि पृथ्वी पर कभी लौटेगा नहीं, क्योंकि 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा जो है यह पलायन वेग है, और पलायन वेग पृथ्वी के आकर्षण शक्ति के बाहर का वेग है। ठीक है, तो इसे पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएगा, अतः पृथ्वी पर कभी लौटेगा नहीं। प्रश्न संख्या 14, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होता है? तो ऑप्शन ए, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, समान वेग से नीचे आ रही हो, समान वेग से ऊपर जा रही हो। तो देखिए जब लिफ्ट समान मतलब कि त्वरण के साथ नीचे की ओर जा रही होगी तो हल्का लगेगा, और जब त्वरण के साथ ऊपर की ओर आ रही होगी तो भार अधिक मालूम होगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन के ओर। किसी कालीन की सफाई के लिए उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो देखिए जैसे कोई कालीन है उसमें धूलकण फंसे हुए होते हैं, और जब हम कालीन पर डंडा मारते हैं तो कालीन इधर आता है और धूलकण यहाँ से इधर की ओर चल देते हैं। ठीक है, तो ये जड़त्व का नियम होता है। किसका नियम होता है? जड़त्व के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे कि जड़त्व का नियम क्या कहलाता है? तो न्यूटन की गति का पहला नियम। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन की गति का पहला नियम। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो, तो कब? तो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है कि त्वरण के साथ ऊपर जा रही हो, त्वरण के साथ नीचे,
समान गति से ऊपर, समान गति से नीचे। तो जब त्वरण के साथ नीचे की ओर जाएगी, जब त्वरण के साथ नीचे की ओर लिफ्ट की गति होगी, तब क्या होगा, प्रत्यक्ष भार कम दिखेगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17, किसी तुल्यकारी उपग्रह को भू स्थिर उपग्रह या भू अस्थायी उपग्रह भी कहा जाता है कि पृथ्वी सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है, तो 36,000 किलोमीटर सही आंसर बताया गया है। अगला, लोलक की आवर्त गति, लोलक की आवर्त गति या आवर्त काल द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है, समय के ऊपर निर्भर करता है। तो देखिए आवर्त काल मूल रूप से लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, लंबाई पर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोलक सुस्त हो जाती है, क्यों? तो देखिए गर्मियों में घड़ी का जो लोलक होता है उसकी लंबाई बढ़ जाती है, उसकी लंबाई क्या होती है, बढ़ जाती है। और लंबाई बढ़ जाने के कारण क्या होता है, आवर्तकाल बढ़ जाता है, मतलब वह और ज़्यादा समय लेता है एक दोलन पूरा करने में, एक बार इधर इधर आने में ज़्यादा समय लेता है। ठीक है, तो जब ज़्यादा समय लेगा तो घड़ी क्या हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी। आवर्तकाल बढ़ जाने पर घड़ियाँ सुस्त हो जाती है। तो गर्मी के दिनों में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, तो 2% बढ़ जाएगा। यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, 2% बढ़ जाएगा। दोस्तों ये सभी प्रश्न पूछे गए किसी न किसी परीक्षाओं में, तो इन प्रश्नों को आप ध्यान से बनाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान देंगे कि अगर किसी लोलक की लंबाई को दोगुना कर दिया जाता है, ध्यान देंगे जब दोगुना कर दिया जाता है तो वो √2 गुना उसका दोलन काल बढ़ जाता है, उसका दोलन काल √2 गुना बढ़ जाता है। अगर 4 करेंगे तो √4, और √4 कितना होता है, 2, तो 2 गुना हो जाएगा। मतलब कि अगर आप लंबाई को 4 गुनी करेंगे तो उसका आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा, झूलने का समय जो है क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि, मतलब कि अगर किसी पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाएंगे तो क्या होगा, तो उसकी समयावधि क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समयावधि का अर्थ यहाँ पर आवर्तकाल है, क्या है, आवर्तकाल। ठीक है, तो ये क्या होगा, बढ़ेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हुक का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। तो हुक का सिद्धांत किससे संबंधित है, द्रव के दाब से, तो नहीं, द्रव के दाब से पास्कल का नियम संबंधित था। प्रत्यास्थता से, रेडियोधर्मिता से तो हेनरी बैक्यूरेल का और मैडम क्यूरी का संबंधित था, तो ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। प्रत्यास्थता से, क्या, प्रत्यास्थता से संबंधित है, क्योंकि हुक ने बताया था कि किसी स्प्रिंग में, मतलब कि कोई स्प्रिंग पर जितना भार आप बढ़ाएंगे, ठीक है, उसकी लंबाई में उतनी ज़्यादा वृद्धि होगी। ठीक है, तो प्रत्यास्थता से संबंधित नियम दिया था हुक ने। अब अगला प्रश्न कहता है कि लोलक घड़ी के पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है। तो जो लोलक घड़ियाँ होती है उसके पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है, तो वो एक बार इधर से आने और एक बार इधर से जाने में, मतलब इधर से गया 1 सेकेंड और फिर इधर आया 1 सेकेंड, तो एक पूरा दोलन पूरा करने में या एक पूरा आवर्तकाल पूरा करने में उसे 2 सेकेंड लगते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 सेकेंड। अगला है कि यदि झूले पर 25 kg का एक और लड़का बैठ जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए पहले से झूले पर कोई लड़का बैठा हुआ है और एक और लड़का आकर के उस पर बैठ जाता है, तो द्रव्यमान उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और आपको पता है कि झूले पर द्रव्यमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या फिर लोलक पर द्रव्यमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सही आंसर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले प्रश्नों को हम फिर से लेंगे। तो धन्यवाद।